आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बदल गया केजरीवाल का पता, पीएम मोदी के और करीब पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की नई एसआईटी वाले फैसले पर जगन बोले, सीएम चंद्रबाबू नायडू का असली चेहरा सामने आया। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसी महीने होने वाली एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। इजराइल अगर ईरान में हमास चीफ को मार सकता है तो भारत पाकिस्तान में आतंकियों को क्यों नहीं। अमेरिका, इजराइल, ईरान या लेबनान नहीं, इस देश ने दी परमाणु हमले की धमकी। कंगाल पाकिस्तान चीन की सुरक्षा के लिए खर्च करेगा अरबों रुपए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है मामला। पाकिस्तान पहुंचते ही मलेशियाई पीएम ने कश्मीर पर उगला जहर, कहा हम पाकिस्तान के साथ। एप्पल दिल्ली मुंबई के बाद भारत के इन शहरों में खोलेगा 4 नए स्टोर। लोडेड रिवॉल्वर का क्या कर रहे थे गोविंदा, अस्पताल से क्यों बनाया वीडियो, हीरो नंबर 1 ने दिए सारे जवाब। और राशिद खान ने रचाई शादी, काबुल के लग्जरी होटल में किया निकाह। शराब घोटाले में अदालत से जमानत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी और स्वयं केजरीवाल ने इसे उनका बड़ा त्याग बताया था। केजरीवाल ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री का पदभार तभी ग्रहण करेंगे जब जनता की अदालत में उन्हें बेदाग होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसी समय उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि वे अपना मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ देंगे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन उन्होंने 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला छोड़ दिया है। अब वे 5 फिरोज रोड के बंगले पर रहेंगे, जो उनकी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में पिछले करीब 10 साल से अरविंद केजरीवाल अब तक 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन में रहते आए थे। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग करीब 14 किलोमीटर दूर था। दिल्ली के आम दिनों की ट्रैफिक में यह दूरी करीब 1 घंटे में तय हो सकती है, लेकिन अब वे लुटियन जोन में आ गए हैं। पार्टी सांसद अशोक मित्तल को 5 फिरोज शाह रोड पर बंगला अलॉट हुआ है। तिरुपति लड्डू मामले को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की असली तस्वीर को उजागर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि नायडू द्वारा नियुक्त किए गए तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि लड्डू प्रसादम बनाने में कभी भी मिलावटी घी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नायडू की कई टिप्पणियों पर गंभीरता से गौर किया और उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नायडू इस हद तक गिर गए हैं कि उनकी पार्टी के एक्स अकाउंट से ऐसा बयान आया जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन को फटकार लगाई और उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जगन ने नायडू पर आरोप लगाया है कि उनके झूठों की कोई सीमा नहीं है और इस तरह से बातें खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नायडू को इस स्तर पर नहीं गिरना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक 15-16 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के पास संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की अध्यक्षता है, जो रोटेट होती रहती है। अपने कार्यकाल में वह अक्टूबर में 2 दिवसीय एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी करेगी। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में आमंत्रित किया था। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा को खंडहर बना दिया है। यही नहीं, हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाके में उड़ा दिया गया। वहीं अब इजराइल लेबनान पर जोरदार हमला बोल रहा है। इसी बीच अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ खुलकर भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की तरह से भारत के आतंकी हमले से बुरी तरह से जूझ रहा है और उसे भी पाकिस्तान में आतंकियों को मारने का हक होना चाहिए। माइकल रूबिन ने इजराइल के बाद अगर सबसे ज्यादा लगातार आतंकियों के हमले का सामना कर रहा है तो वो भारत है। इन दोनों ही देशों में आतंकी हमले स्वाभाविक नहीं है।
इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच मचे घमासान ने मिडिल ईस्ट में तपिश बढ़ा दी है। दूसरी तरफ एक और तानाशाह पश्चिमी एशिया में बार बार धमकी दे रहा है। अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की धमकी ने 10,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका की धुकधुकी बढ़ा दी है। किम जोंग ने अमेरिका और उसके पड़ोसी साउथ कोरिया को परमाणु हमले की सीधी धमकी दी है। मौजूदा समय में दोनों कोरियाई देशों की सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कहा है कि अगर उनके देश को उकसाया गया या किसी भी तरह का हमला हुआ तो वह साउथ कोरिया पर परमाणु हमले करेगा और उसका विनाश कर देगा। दरअसल हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है कि यदि किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का प्रयास किया तो नॉर्थ कोरिया को खत्म कर दिया जाएगा। इस धमकी के जवाब में अब किम जोंग उन ने अमेरिका समेत साउथ कोरिया को चेतावनी दी है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने चीन की मदद करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान ने मुख्य रूप से नकदी संकट से जूझ रहे देश में चीनी हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का प्रबंधन करने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के लिए अतिरिक्त 45 अरब रुपए का बजट प्रदान करने का निर्णय लिया। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने की। मेरी जानकारी के अनुसार 45 अरब रुपए में से 35.4 अरब रुपए की राशि सेना और 9.5 अरब रुपए की राशि नौसेना को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने पड़ोसी मुल्क से सरजमी से जम्मू कश्मीर के बारे में जहर उगला है। इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करता है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद मलेशियाई पीएम ने पत्रकारों से कहा है कि कश्मीर को लेकर मानवाधिकारों के मुद्दे निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया बातचीत जारी रखेगा और चाहेगा कि आपसी तालमेल से हल हो जाए। रेडियो पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और मलेशिया के पीएम ने अपने देशों के बीच अतीत के सहयोगों को ध्यान में रखते हुए साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, निवेश, पर्यटन, निवेश, शिक्षा और रक्षा समेत अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। आईफोन मेकर एप्पल ने शुक्रवार को कहा है कि वह भारत में 4 नए स्टोर खोलने जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने भारत के दिल्ली और शहर में अपने एप्पल रिटेल स्टोर खोल चुकी है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। कंपनी भारत में मेड इन इंडिया के तहत बनने वाले आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स को सेल कर रही है। बीते साल कंपनी ने भारत में 2 एप्पल स्टोर को ओपन किया था। इसमें एक स्टोर दिल्ली और दूसरा मुंबई में था। यहाँ आप एप्पल के पोर्टफोलियो के सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल डियाड्रे ओब्रायन ने बताया है कि हम भारत में और स्टोर्स खोलने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये स्टोर्स पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में ओपन होंगे। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहलाने वाले गोविंदा अस्पताल से घर लौट आए हैं। 1 अक्टूबर को एक्टर के साथ उनके घर पर ही एक हादसा हो गया था। जानकारी के मुताबिक गोविंदा अपने घर पर अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, लेकिन रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट कर गिरा और मिसफायर हो गया। गोविंदा के गन से चली गोली उनके ही पैर पर लग गई। एक्टर ने मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में अपना इलाज करवाया। अब घर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और अपने साथ हुए वाकये के बारे में खुलकर बताया है। अपना हाल बताते हुए गोविंदा ने कहा कि अब मैं अच्छा हूं। मैं क्रिटिकेयर अस्पताल का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नाम जोशी जी, मासूमा जी, हिमल भगत जी, अमित जी जो वहां के डॉक्टर हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद और वहां की जो नर्सें हैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और वहां का स्टाफ जो है सभी धन्यवाद और साथ में प्रेस का धन्यवाद। संपूर्ण देश में जो मुझे प्रेम मिला, जो मेरे चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ है, पत्रकार वर्ग के हो या प्रशासन वर्ग से या पुलिस वाले हो, आप सब लोगों का धन्यवाद। आदरणीय सिंधे साहब का और जो भी जहाँ जहाँ से राजनीति से आए नेता हैं, आप सभी का धन्यवाद। मैं सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ।
अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने गुरुवार 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान में निकाह किया। कहा जा रहा है कि उन्होंने पख्तून रीति रिवाज से अपनी शादी की। उनके 3 भाइयों ने भी शादी की, यानी एक ही जगह पर कुल 4 लोगों ने अपनी शादी रचाई। हालांकि राशिद की वाइफ कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनकी कोई फोटो उपलब्ध है। राशिद की शादी पूरी धूमधाम से हुई। इस शादी में कई क्रिकेटर और सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीम खान, दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नजीबुल्लाह जादरान समेत कई खिलाड़ी इस शादी में मौजूद रहे। कई प्लेयर्स ने राशिद खान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बधाई दी। एक फैन का जवाब देते हुए राशिद खान ने साल 2020 में कहा था कि वह तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक वे विश्व कप नहीं जीत जाते।